नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो राष्ट्रपति मामहिम राष्ट्रपति के असेंट या सिग्नेचर से पहले मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मैं बात कर रहा हूं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का। अब इसमें एमआईएम, इनको मैं सिर्फ एमआईएम कहता हूं, जो आजादी से पहले रज़ाकरों की पार्टी थी। एमआईएम के सदर आपके चार मीनारा के सांसद साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद साहब, ये भी सांसद हैं, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो वक्फ का संशोधन बिल एक्ट आया है, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट की कानून की, संविधान की कसौटी से या उस दरिया को, आग के दरिया को पार करके दूसरी छोर जाना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है, बहुत से मामले सीए के हो गए, तलाक बिद्दत के हो गए, 370 के हो गए, ये भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या मुझे लगता है क्या होगा बतौर अधिवक्ता, इससे पहले यह बता दूं कि हां, आपको विरोध करना, एहतजाज करना आपका संवैधानिक अधिकार है। बंगाल में, गुजरात में, झारखंड में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, असम में, बिहार में, राजस्थान में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यूपी एमपी में अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, सिर्फ कानून को आपको अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप लोग 2-2:30 बजे इसको देख रहे होंगे, तो ये प्रोटेस्ट मूलतः अभी शांतिपूर्ण है। क्योंकि शांतिपूर्ण है, मैं शांतिपूर्ण बोलूंगा। जब अगर खुदा न खास्ता पत्थर चलेगा, मैं ये बोलूंगा। जब पेट्रोल बम चलेगा, मैं ये बोलूंगा। जब कट्टा चलेगा, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि जो होगा मैं बस वही बोलूंगा। प्रॉब्लम यह है, ना बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा किसी को भी खुश करने के लिए। तो ये बात तो हो गई जो मौके पे हालात नजर आ रहे हैं। आर्टिकल 32 संविधान का मौलिक अधिकारों में आता है और वो स्वयं ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, जो केशवानंद भारती वर्सेस केरला में 1973 का एक बड़ा ऐतिहासिक ऑर्डर है, तो कोई सरकार इस तरह का कानून नहीं बना सकती। अगर बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उसको स्ट्रक डाउन करने का। अब बहुत सी चीजें इसमें सामने आ रही हैं। एक हमारे सैयद जफर इमाम साहब ने भी मुझे बड़ी प्यारी, बहुत लंबी मेल लिखी, तमीज से लिखी, तो उनकी जो क्वेरीज हैं वो भी मैं साथ लेके आप लोगों के साथ चलता रहूंगा। पहली चीज तो यह है कि सरकार में, देश में लॉ बनाने का जो मूल अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस लॉ को इंटरप्रेट करना। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरला 1973 के हिसाब से सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों, जो संविधान का स्वयं हिस्सा है, जैसे राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ इक्वलिटी वगैरह वगैरह। अब पहली चीज जो इसमें हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहां पे सरकार ने वक्फ एक्ट को एब्रोगेट नहीं किया है, खत्म नहीं किया है, उसको अमेंड किया है। तो यहां पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि क्या ये जो अमेंडमेंट हैं ये आपके मूल स्ट्रक्चर से, कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। इन अमेंडमेंट को आर्ग्यू करने का मौका, इनको रखने का मौका आप सबने देखा होगा लोकसभा में और राज्यसभा में भी मिला है और इस पर चर्चा भी हुई है और संवैधानिक तरीके से फिर वॉइस नोट से उस पर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से उस पर वोट भी पड़ा है। तो पहली चीज ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, ना कि एब्रोगेट करके आए। दूसरी चीज आमतौर पर यह देखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में आमतौर पर स्टे नहीं देता है, क्योंकि अगर आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से पास किसी चीज को स्टे दे दिया तो संविधान की कानून बनाने का जो अधिकार है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत बड़ा उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो दूसरे पक्ष को सुने। मेरे हिसाब से जो पक्ष वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ गया है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसको वहां पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बहुत से, जैसा मैंने बताया, केशवानंद भारती मूल स्ट्रक्चर को लेकर है। भूमि का केस जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को लेके है।
अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, ना कि आपके केंद्र के अधीन आता है। बहुत सी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन क्या हमारे संविधान ने यूएपीए बनाया या नहीं बनाया? बनाया। टेक्निकली स्पीकिंग लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन एनआईए भी उसको कभी कभी इन्वेस्टिगेट करती है या नहीं करती है? तो हमेशा संविधान में जो चीज लिखी होती है उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, और अगर स्टेट के अंडर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंडर आ रहा होता तो फिर देश में एक आईपीसी या एक बीएनएस क्यों लागू हो रही होती? इस आर्गुमेंट से कि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो इस तरह से कानून भी स्टेट्स को बना देने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनाए। तो कभी कभी और अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सी चीजें केंद्र बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट केंद्र के अनुकूल उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब ये बात आई फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके, आर्टिकल 25 हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू रन योर इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28-29 के आसपास आ गया। तो सैयद जफर इमाम साहब ने मेरी कल की बात सुनकर, इन्होंने बड़ी प्यारी, बड़ी तमीज से मेल लिखी। तो सैयद भाई, आप ये कह रहे हैं कि जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें मिला हुआ है तो ये जो एनडीए सरकार ने जो ये बिल पास किया है ये असंवैधानिक है, ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करता है। पहला इसका जवाब यह है सैयद जफर भाई कि अगर ये आपका रिलीजन है तो 1937 में आपके शरीयत एक्ट या मुस्लिम पर्सनल एक्ट में वफ का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि वहां पर 18-19 चीजों का जिक्र है, जिसमें निकाह का जिक्र है, तलाक का जिक्र है, और एब्रोगेशन ऑफ मैरिज का जिक्र है, हिबा का जिक्र है, विल का जिक्र है, सक्सेशन का जिक्र है, इतने सारे, अडॉप्शन का जिक्र है। तो पहला सवाल ये उठता है कि उसमें वफ का फिर जिक्र क्यों नहीं है? ये मैं पहले भी आपसे, आप लोगों को एक बात बोल चुका हूं, आपने तमीज से मेल लिखी है तो बहुत आपको तमीज से इसका रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। और मेल में भी मेरे एडमिन से मैंने बोल दिया था, लिख दो कि रिजवान भाई, इसमें रिजवान सर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ रिलीजन करिए, आपको कौन मना कर रहा है? वफ इज ए मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पर जितनी भी बात हो रही है, वफ का जिक्र, पहला सोर्स जो हम रिलीजन का लेके चलते हैं वो हम कुरान शरीफ से लेके चलते हैं। क्या कुरान शरीफ में वफ जैसी चीज की कोई जिक्र है? पहला वफ तो हजरत उमर के टाइम पर आया था, यानी हजरत अबू बकर पहले खलीफा के बाद आया था। तो इसको आप पहली चीज ये मानिए कि रिवायत मानेंगे, कल्चर मानेंगे, लेकिन पूर्णता आप इसको रिलीजन नहीं मानेंगे। और रिलीजन होता तो ये शरीयत एक्ट का पूरी दुनिया में हिस्सा होता। और वफ बहुत से मुस्लिम जो इस्लामिक स्टेट है वहां पर वफ लागू नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा चीज, आपने कहा फ्रीडम टू मैनेज ओन प्रॉपर्टी। आप बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करिए, कौन मना कर रहा है आप? मैंने भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हुए आपको बोला कि जो 3000 प्रॉपर्टी आपकी रजिस्टर्ड है, जमीन देने वाले का नाम है, वक्फनामा वहां पर मौजूद है, वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है, उसको आप बड़ी खूबसूरती से मैनेज करिए। लेकिन अगर आप एक दुकान जिसका किराया 1 लाख हो और उसका 1000 ले रहे हैं, तो ये संविधान जो कहता है माइनॉरिटीज, अगर हम माइनॉरिटी मान लें तो वो दे हैव अ राइट टू मैनेज योर प्रॉपर्टी। तो ये मैनेज योर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा मेरे जफर भाई कि अगर आप 1 लाख के किराए के बजाय 1000 ले रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई आपने लिखा, आप लॉ के स्टूडेंट हो, जो भी चीज संविधान में या कानून में लिखी होती है ये माना जाता है कि वो अच्छी नीयत से लिखी जा रही है। जिस तरीके से अगर कानून में लिखा है कि एक प्रॉपर्टी का पोजेशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के घर में घुस के कोई चीज इसकी घेर लो और फिर कहो कि ये देखो कानून कहता है कि पोजीशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा और इस घर का पोजीशन मेरे पास है ना। कानून ने बहुत से शब्द लिखे नहीं, लेकिन वो पढ़ने वाले को पंडे लगते हैं। तो कानून कहता है एक प्रॉपर्टी का पोजीशन जिसके पास है, लेकिन एक शब्द वहां पर जो नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो समझा जाता है, वो है कि प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजीशन, कानूनी पोजीशन जिसके पास है उसी का माना जाएगा।
तो आपको अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, आप करिए, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन आप ये कहें, जो कल मैंने वीडियो सुनाया था कि साहब हमारे पास तो कागज ही नहीं है। आप इतना भी कह सकते हैं जफर साहब कि हमारे पास वक्फनामा नहीं है, लेकिन ये फलाने 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 खान, फलाने सैयद, फलाने सिद्दीकी, फलाने अंसारी साहब ने ये वक्फ को सुब्रुत की थी, और अब हालिया के उनके खानदान के हमारे पास ये उनके कंसेंट के कागज हैं। आप वकील बनने जा रहे हो, मैं तो कहता हूं आप लोग अच्छी तरह मेरे सामने आओ, बड़ी मोहब्बत से बात होगी, और बदतमीजी करोगे तो तार तार कर दूंगा। बड़ी मोहब्बत से बात होगी। आप अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आप उसका पैसा दे के लाए हैं, मैं ये नहीं कर रहा आप चुरा के लाए हैं, लेकिन अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, और वो क्या कहेगा कि तुमने इसके पैसे दिए हैं वो दिखाओ, या कहेगा कागज दिखाओ। तो कागज में आप कह दें मेरे पास कागज नहीं है, लेकिन मैंने इस बैंक अकाउंट से इस कंपनी को पैसा ट्रांसफर किया था, एजेंसी को, जहां से मैं मोटरसाइकिल लेके आया हूं, तो जफर साहब उस मोटरसाइकिल का क्या होगा? वो मोटरसाइकिल आपसे छीनेगा, चाबी रखेगा, ले जाके थाने में खड़ा कर देगा, कहेगा कागज बनवा के लाओ, तब थाने से छूटेगी या कोर्ट से छूटेगी, वरना तुम्हारी गाड़ी थाने में खड़े होकर सड़ जाएगी। इतनी बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। जब कोई बदतमीजी करता है तो बदतमीजी में भी मुझे बहुत मजा आता है, और तमीज में भी बहुत मजा आता है। बड़ा अजीब किस्म का मैं इंसान हूं। ठीक, तो वो मोटरसाइकिल आपकी नहीं हो जाएगी। तो आपको, मुसलमानों को, यह चाहिए कि सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज के मातम करने से कुछ नहीं होगा। कागज ढूंढे, कागज निकलवाएं, उसके बाद अगर वक्फनामा है तो ठीक है, नहीं है तो खुद ही पहले ही खानदान के उनके लोग पकड़ लें और उनसे ये लिखवा लें कि हां, अगर उनके खानदान के आपके लोग पकड़ लिए तो आप हाल में ही लिखवा सकते हैं कि हमने वक्फ किया है, या हमारे दादा ने वक्फ किया था, हम इसके गवाह थे। कुछ तो लेके आओ यार आर्गुमेंट करने के लिए। जैसा मैंने जफर भाई कल बोला, आप वकील बनने जा रहे हो, कौम के चलते मैं अपने आप को जाहिल थोड़ी डिक्लेयर करवा लूंगा यार। कौम के चलते इतनी बड़ी मैं कुर्बानी नहीं दूंगा कि मैं अपने आप को जाहिल डिक्लेयर करवा लूं, अपनी तरबियत को, अपने इल्म को बर्बाद कर दूं कौम के प्यार में। यह मुझसे ना हो पाएगा मेरे भाई, कभी नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को, सबको यह समझना चाहिए कि जो भी संविधान में चीज लिखी है, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी मैंने आपको जवाब बता दिया। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बीएनएस केंद्र सरकार ने बनाया, तब तो आपको यह भी कहना चाहिए था अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो कानून भी हम बनाएंगे। ऐसा नहीं है ना। और अगर राइट टू प्रॉपर्टी का भी मैं आपको कितनी आराम से समझा चुका, राइट ऑफ रिलीजन का भी मैं आपको समझा चुका कि वक्फ रिलीजन किस तरीके से नहीं है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया 1937 का। दूसरा, सरकार स्पष्ट बोल रही है कि इसमें ईदगाह हो गई, पुरानी मस्जिदें हो गई, हमारे ये मुसलमानों के हमारे कोई और दारुल उल्म हो गए, ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बोल रही है सरकार, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। लेकिन जब प्रॉपर्टीज की बात आ रही है तो वो इसके अलावा प्रॉपर्टी की बात आ रही है। अगर एक मस्जिद के नीचे दुकानें हैं और वो वक्फ की हैं, तो भैया हमें ये जानने का हक है कि वो दुकानें मुतवल्ली के रिश्तेदारों को, या वक्फ बोर्ड के में काम करने वाले के रिश्तेदारों को, या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के रिश्तेदारों को, ऐसा तो नहीं है उनका 10-10 हजार किराया है और 500 रुपए में मिली हुई है। ये भैया हमारा अधिकार है। और वक्फ का रिलीजन से, दूसरा बता दूं, पर अपनी बात खत्म करूंगा, कैसे लेना देना नहीं है। आप एक जगह जाते हैं, आप एक मार्केट में जाते हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपके हिसाब से वो आप क्या मजहबी इजारा हो जाता है क्या? जैसा मैंने आपको लखनऊ का और जयपुर का और बहुत सी जगहों के एग्जाम्पल बताए, मेन मार्केट में, प्रॉपर्टीज में मार्केट बने हुए हैं वक्फ की, तो आपके हिसाब से वो मजहबी, वो आपका मजहबी इजारा हो गया, वो आपकी मस्जिद हो गई, वो आपका मदरसा हो गया। तो ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए। यहां पर मेन लड़ाई किसी पुरानी मस्जिद की या किसी आपके इमाम बाड़े की नहीं हो रही है। यहां पे लड़ाई हो रही है उन प्रॉपर्टीज की जिससे कमर्शियल फायदा कम किराए के तौर पर इनडायरेक्टली लिया जा रहा है, और कौम के लिए ज्यादा किराया वहां से किस तरीके से लिया जा सकता है, और देखने के लिए कि उसका कौन मालिक बना बैठा है। इस चीज का मजहब से क्या लेना देना, मैंने आपको 2-3 तरीके से समझा दिया। तो यही चीज आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स होंगे।
मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स जो आए हैं, उन कुछ अमेंडमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट कुछ कटिंग वटिंग कर सकती है। जैसे एक अमेंडमेंट है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years। मेरे हिसाब से अगर मैं वहां पर बैठा होता तो मैं उसको प्रैक्टिसिंग ना लिखवाता, सिर्फ मुस्लिम लिखवाता। प्रैक्टिसिंग लिख के, और इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं डिबेट में, प्रैक्टिसिंग लिख के आपने एक चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो यहां पे सिर्फ मुस्लिम से भी काम चल सकता था, प्रैक्टिसिंग आप कैसे ढूंढेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ अमेंडमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ 19-20 कॉमा यार, फुल स्टॉप यार, विराम यार, ये हो सकता है। लेकिन मूलतः ये इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट एब्रोगेट, खारिज, अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं करेगा। और फिलहाल मुझे लगता है कि इस एक्ट पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि ये एब्रोगेशन नहीं हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो जफर साहब, जफर सैयद जफर इमाम साहब, मुझे लगता है कि आप थोड़े बहुत मेरी बात से संतुष्ट होंगे। एंड फील फ्री टू राइट टू मी। हाँ, और बाकियों के लिए बता दूं, बदतमीजी करोगे तो महा बदतमीज हूं। तुम सोच नहीं सकते कितना इंटेलेक्चुअल आदमी हूं और कितना बदतमीज आदमी हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।